व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। मैं भुवनेश्वरी देवी हूँ। आज का जो हमारा जो वीडियो होगा वो है लीगल रीजनिंग के जो पैराग्राफ जो आते हैं उसकी नंबरिंग कैसे की जाए। क्योंकि अगर आप ये नंबरिंग सही तरीके से कर लेते हो तो आपको जो एमसीक्यूज के जो आंसर्स है उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम एक लास्ट ईयर का पेपर ले रहे हैं आज, जो 2021 का जो पेपर है उसका ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं लीगल रीजनिंग का। और मैं इसमें सिखाऊंगी आपको कैसे आप उसको पैराग्राफिंग करिए, मतलब पैराग्राफिंग का नंबरिंग कीजिए और कैसे हम उस पर सही आंसर ले पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लीगल रीजनिंग का जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें जो पैसेज वन है हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो आपको दिमाग में याद रखने की जरूरत पड़ती है वो ये है कि जब भी आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो, आपको एक चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहले लॉ को आप क्लियर करिए, है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू माइंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज वन। The COVID-19 pandemic has taken the entire world hostage in less than 4 months, and the global economy has been hit the hardest. With government across the globe implementing stringent policies, including lockdown to control the coronavirus outbreak. The pandemic today presents unprecedented challenges and impediments to businesses in conducting their normal operation. The lockdown across the world has caused delays in the performance of contracts and transaction. So, I hope आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं contracts and transactions. So, that simply means ये law of contracts से ये passage आया है। तो the moment ये हमें clear हो गया, हम उसको number 1 कर देते हैं। ये पैराग्राफ हमारा number 1 हो गया है। अब हम start करते हैं number 2 पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज के बारे में बात कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज वेदर द करंट सिचुएशन कैन इनेबल पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ऑल्टर देयर ऑब्लिगेशन विथ non-compliance of terms neither being regarded as a default committed by any party nor a breach of contract. तो आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड बहुत क्लियरली आ गया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो जैसे ही क्लियर हो गया कि ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम कर देते हैं पैराग्राफ नंबर 2। राइट, तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। नाउ लेट्स गो टू पैराग्राफ नंबर 3। There are certain well-accepted practices for dealing with such extraordinary situation in commercial transaction by the inclusion of force majeure and material adverse effect (MAE) clause. This is very important. Determination of the types of circumstances so covered by force majeure clause contained in a contract is essential. So what are the topic? तो जो आने वाला जो पैराग्राफ किसके बारे में होगा? Obviously वो क्लॉज के बारे में होगा। कौन से क्लॉज के बारे में होगा? वो होगा फोर्स मजूरे एंड देन मटीरियल एडवर्स इफेक्ट MAE के बारे में होगा। सो दिस गॉट क्लियर। तो ये अब हमारा हो जाएगा पैराग्राफ 3। ऑलराइट, now let's go to the paragraph 4. Now, provisions of force majeure often cover natural disasters like hurricane, floods and earthquake. बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये हो रहा है। क्यों? इसमें डेफिनेशंस आ गए हैं। जो भी पैराग्राफ में डेफिनेशन आ गए भैया, उसमें तो एकदम घुसना है, एक एक वर्ड को दो दो बार पढ़ना है इसमें। एज एक्ट्स ऑफ गॉड, अदर कवर्ड इवेंट्स में इंक्लूड वॉर, terrorism, civil disorder, fire, disease, medical epidemics, or by reasons of applicable laws or regulations. Broadly, the courts have intercepted the terms force majeure as an event that can neither be anticipated nor controlled by either of the contracting parties. So, ये आपका पैराग्राफ 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, पैराग्राफिंग करने का वो सिंपल ही होता है कि जहाँ पे एक पूरा चीज को स्टार्ट करके उसको कंप्लीट हो गया है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उस चीज को नहीं, वो अब दूसरे चीज को बोल रहा है। कैसे? अब यहाँ पे आपका फोर्स मजूरे का जो पूरा डेफिनेशन था, क्या होता है वो पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब डेफिनेशन को क्लियर किया है। जो फिफ्थ हम जो लगाएंगे, फिफ्थ वाला जो हम जो लगाएंगे, क्यों हम फिफ्थ लगा रहे हैं? हम तो इसको फोर्थ पे ही कंटिन्यू कर सकते थे, फिफ्थ हम इसलिए इस पे लगाएंगे। इफ फोर्स मजूरे क्लॉज अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट, जो फोर्थ जो बोला था वो बता रहा था कि फोर्स मजूरे क्या है। ये जो पांचवा पैराग्राफ है, ये फिफ्थ पैराग्राफ है, ये क्या बोल रहा है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये क्लॉज कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन ये फिफ्थ पैराग्राफ हो जाता है। यहाँ पर MAE के बारे में भी साथ साथ में बोला गया है और MAE का डेफिनेशन भी इसमें लाया गया है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट, बट आई विल जस्ट रीड गो थ्रू इट। अरेंजमेंट वेयर एज एन MAE और मटीरियल एडवर्स
change MAC clause applies to the allocation of risk in transaction before their closure or completion. Pandemic and related consequences such as government action is a type of event covered by a force majeure clause. However, its impact on the affected party's ability to perform its contractual obligation may vary depending upon contractual terms. It is common for force majeure clause to specify the impact that the event or circumstances in question must have in order for the clause to be triggered. तो ये MAE के बारे में बोला है और कहाँ कब क्लॉज लगता है और उस पर क्या ऑब्लिगेशन होते हैं इसके बारे में इसमें बोला गया है. तो ये हमारा पैराग्राफ 5 हो गया है. उसी तरह हम जैसे ये खत्म हो गया है, लास्ट छठा जो पैराग्राफ है उसको हम पैराग्राफ 6 करेंगे, पढ़ लीजिएगा उसको. उसके बाद में हम पैराग्राफ 7 और 8 इस तरह हम छोटे छोटे पैराग्राफ में कर देते हैं. तो पैराग्राफिंग करने का जो मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो जिस चीज से स्टार्ट किया उसको उसने फिनिशिंग लाइन तक को लाया. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन प्रॉपर उसमें कंप्लीट हुआ है. ये नहीं कि दूसरा पैराग्राफ में अगर डेफिनेशन कंटिन्यू हो रहा है तो आप उसको छोटा नहीं करोगे, आप उसको उसी पैराग्राफ में रखोगे. बिकॉज वन पैराग्राफ शुड बी होल ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक और वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मतलब पूरा 450 का है तो सारा पैराग्राफ एक ही चीज के बारे में तो नहीं बोलेगा, उसके सब टॉपिक्स के बारे में बोलेगा. तो जब उस सब टॉपिक का एक पूरा चीज खत्म हो जाता है उसको आपको एक पैराग्राफ करना है. वेरी सिंपल. ऑलराइट, नाउ विल गो टू द MCQ. जो लास्ट ईयर का जो पेपर जो क्वेश्चन जो था उस पे हम जाते हैं. द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट. एज ए सर अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत क्लियरली उस पर एक टिप्स में बोला गया था कि जो आर्टिकल्स जो होते हैं वो उस राइटर का खुद का व्यूज होता है, ओपिनियन होता है, आर्गुमेंट होता है. दैट कैन डिफर फ्रॉम योर ओन आर्गुमेंट. ऑलराइट, सो डू नॉट गेट मिक्स्ड अप विद दैट. So now the question is, based on the author's argument in passage above, which of the following is correct? Force majeure clause generally have a uniform impact on the performance of contract in all the cases. The impact on the performance of contract by the usage of force majeure clause is dependent upon the way such clause have been constructed in a particular contract. B. C. Both force majeure and material adverse change clause have similar impact on the performance of contract. All of the above. तो क्वेश्चन क्या था? Based on the author's argument in passage above, which of the following is correct? वहां पर ऑथर का आर्गुमेंट क्या था इस पैसेज को लेकर, फोर्स माजेure को लेकर. तो लेट्स गो टू द आंसर स्ट्रेटली. द आंसर इज बी. इसका करेक्ट आंसर है. द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूसेज ऑफ फोर्स माजेure clauses independent upon the way such clause have been constructed in a particular कॉन्ट्रैक्ट. अब ये आंसर हमें कौन से पैराग्राफ से मिला है? ये हमें मिला है पैरा 3 से. पैरा 3 क्या बोल रहा था? पैरा 3 आपका बोल रहा था there are certain well accepted practices for dealing with such extraordinary situation in commercial transaction by the inclusion of force majeure and material adverse effect MOE clauses. Determination of the type of circumstances so covered by the force majeure clause contained in a contract is essential. तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन क्या था. हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन था वो जो आपका आर्गुमेंट ले रहा था राइटर का कि क्या इम्पैक्ट करता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर फोर्स मजेure आता है. सो क्लॉजेस क्या इम्पैक्ट उसमें क्रिएट करता है. तो इसका जो आंसर तो जो बी का जो था वो पार्ट 3 से लिया गया था. तो ये जो हमारा पैराग्राफिंग हमने किया था इसका हमें इसमें फायदा हुआ है. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. सेकंड क्वेश्चन. इमेजिन देयर इज अ domestic commercial contract for supply of certain goods for certain price between A and B. However, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure event, and the contractual document does not contain the force majeure clause. In such a situation, what would be the fate of the contract in the event like that of COVID-19? बहुत सीधा है कि इसमें फोर्स मजेure के डेफिनेशन के बारे में हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं. As the parties did not negotiate on the force majeure clause, either of them cannot take an exception to the breach of contract. B. The parties can invoke the material adverse change clause. C. In absence of such clause in the contract, the court may resort to the applicable law, the Indian Contract Act 1872, to give relief to the parties. None of the above.
क्वेश्चन क्या है? इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर सर्टेन प्राइस बिटवीन ए एंड बी. ओके, however, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure event. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी फोर्स मजूरे के बारे में कुछ नहीं डाला गया था, मतलब वो भूल गए थे. ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो लेट्स गो टू द आंसर. इट इज वेरी स्ट्रेट. सी, इन एब्सेंस ऑफ सच क्लॉज, तो क्लॉज ही नहीं था, एब्सेंस था, है ना. तो कौन सा है इसमें पैराग्राफ? पैराग्राफ 4 आ गया. प्रोविजन ऑफ फोर्स मजूरे ऑफन कवर नेचुरल डिजास्टर, जो डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे. ब्रॉडली द कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड, मतलब जहां पे क्लॉज नहीं है वहां तो कोर्ट ही जाते हैं ना. जब कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, तो ये यहाँ से आपका लिया गया है. तो ये पैराग्राफ 4 आपका इसमें यूजफुल हुआ है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सेम फैक्ट सिचुएशन as mentioned above, with the modification that there is a force majeure clause in the contract between A and B. Let us suppose that B, who was to supply goods to A on certain date and time, faced issue in relation to procurement of goods due to mill strike and also because of rise in prices of goods. In this case, can B claim the suspension of performance of contract on the basis of the force majeure clause? Again, even in this they are talking about the definition of the force majeure. The question answer is A, yes, B can, depending upon the way the force majeure clause is worded. B, such situation cannot be covered under force majeure as it is just a case of disappointed expectations and hence B cannot invoke the clause. It is merely a case of commercial hardship. Does not fall under the force majeure actually. C, B can invoke the force majeure clause as a clause is too broad to cover such situation. D, none of the above. Now let's go to the answer. The answer is B, such a situation cannot be covered under force majeure as it is just a case of disappointed expectation and hence B cannot invoke the clause. It is merely a case of commercial hardship. Why? Because force majeure को तो उसने किया ही नहीं. अभी कहाँ से आया है आपका? अगेन पैरा 4 जो आपका डेफिनेशन ऑफ फोर्स मजूरे बोला था. फोर्स मजूरे क्या बोल रहा था इसमें? नेचुरल डिजास्टर्स लाइक हेरिकेन, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक एज एक्ट्स ऑफ गॉड. तो जो मिल स्ट्राइक हो गया, दैट इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज एन एक्ट ऑफ ह्यूमंस. इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स मजूरी. ऑलराइट, सो ये भी आंसर आपका पैरा 4 से. एज ए सेड, जहां पे भी डेफिनेशंस आ जाते हैं भैया बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वही से आते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन बनाने के लिए इजी भी होता है ना. नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चंस. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, टिपिकली द एमएई मटेरियल एडवर्स चेंज प्रोविजन इन एन agreement contemplates events which if they occur are likely to occur would have a materially adverse change or effects on the asset, business property, liability, financial condition, result, operation of the target or that affects the ability of the transacting parties to consummate the transaction or the validity or enforceability of the transacting parties to its rights and remedies under the transaction documents. Which of the following sample clause in a contract resemble in a MAE clause? Again, इसमें कहीं ना कहीं बताया रहा है कि ये बात कर रहा है सैम्पल क्लॉज के बारे में, बात कर रहा है MAU के क्या क्या क्लॉजेस हो सकते हैं. आंसर इसमें दिया गया इन द इवेंट B, C and D इसमें दिया गया है. ठीक है, अब सी स्ट्रेटली इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द आंसर्स, let's read it actually. In the event either parties A जो बोल रहा है unable to perform its obligation and the terms of this agreement because of act of God, strike, equipment of transmission failure or damage reasonably beyond his control, such party shall not be liable for damages to the other party for any damages resulting from such failure to perform. Okay, this is one of the answer. The second is B. Except with respect to payment obligation under this agreement, no party shall be liable for, nor such party shall be considered in breach of this agreement due to any failure to perform his obligation under this agreement as a result of cause beyond his control, including any earthquake, labor problem, unavailability of supplies. See both of the above, none of the above. Now let's say कौन सा sample clause इसमें सही होगा भी या नहीं होगा. None of the above, कोई भी sample clause नहीं लगेगा. Why? This has come from the para 5. Para 5 से निकल के आया है. Para 5 क्या बोल रहा है? If force majeure clause applies in the context of ongoing contractual arrangements, whereas an MAE or material adverse change
देखिए ये जो पैराग्राफ आया था पैसेज, इसमें दो कॉन्सेप्ट था, फोर्स मजूरे एंड एमएसी दोनों ही था. The clause applies to the allocation of risk in the transaction before their closure of completion. Pandemic and related consequences, such as government action, is a type of event covered by a force majeure clause. However, its impact on the affected party ability to perform its contractual obligation may vary depending upon contractual terms. So ये आना चाहिए था, क्लॉज होते तो क्लॉज में क्या ये प्रिंसिपल आए थे या नहीं आए थे. देखा जाए अगर हम दोनों को जाते हैं, आप पॉज करके वापस जा सकते हो उन क्वेश्चंस पे और देख सकते हो कि ये दोनों ही प्रिंसिपल, वो दो जो सैंपल क्लॉज थे उस पे नहीं आए थे. सो ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं. सो दिस इज द रीजन, जब आप पैराग्राफिंग कर लेते हो अपने पैसेज का और फिर उससे आप जब आंसर निकालते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. तो आई होप ये जो आज का जो था, जो हमने सैम्पलिंग की, आपको लीगल रीजनिंग का आंसर ढूंढने में इजी रहा होगा. अगर इजी लगा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.